हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो बहुत दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं ऑलमोस्ट। एक्चुअली आई वाज वेटिंग फॉर यू गाइस टू कंप्लीट द बैकलॉग्स। बहुत सारे बच्चों का बैकलॉग्स बचा था, मैथ्स का बैकलॉग था, केमिस्ट्री का बैकलॉग था, फिजिक्स का बैकलॉग था। तो मैं रश नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने टॉपिक्स कुछ कवर नहीं किए। और थोड़ा मेरे ट्वेल्थ के जो रिजल्ट्स लगे थे उसके साथ भी मैं बिजी था, तो उसके लिए वीडियोज़ अपलोड करने नहीं मिल रहे थे। तो विल स्टार्ट अपलोडिंग फ्रॉम नाउ। अभी से आपके वीडियोस सारे रेगुलरली अपलोड होगी, जो कि आपका एक दिन में एक वीडियो आता था, वो आपको अपलोड मिल जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विल स्टार्ट विद द केमिस्ट्री का रिमेनिंग पार्ट, जहाँ पे हम लोग हेस लॉ के आगे का पार्ट बचा था। हम लोग का नसीब इतना अच्छा है ना कि आप क्या बताओ कि हम लोग ने हेस लॉ तक ख़त्म किया था लास्ट लेक्चर में। सॉरी, हेस लॉ के पहले तक ख़त्म किया था, बॉन्ड एंथैल्पी तक। हम लोग हेस लॉ लेने ही वाले थे। एक्चुअली वो लेते थे तो लास्ट लेक्चर अपना फाइनल लेक्चर रहता था, बट मुझे हेस लॉ के ज़रा ज़्यादा न्यूमेरिकल्स लेने थे, इसलिए मैंने वो लेक्चर को ये किया, बॉन्ड एंथैल्पी का लेक्चर बना दिया पूरे लेक्चर को। तो आज हेस लॉ को लेंगे। एक बड़ी बात, अच्छी बात हो गई है कि हेस लॉ के आगे का पार्ट जो है, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, गिब्स एनर्जी इक्वेशन, जितना भी पार्ट था वो आपके पोर्शन में से डिलीट हो चुका है। हाँ, मैं कवर करूँगा ये पार्ट, बट ये अभी नहीं कवर करूँगा, ये बाद में करूँगा। मतलब सब होने के बाद, अपना पूरा सिलेबस कवर होने के बाद आई विल बी कवरिंग दैट पार्ट, क्योंकि मुझे रखना नहीं है एक्चुअली। किसी बच्चों को देखना होगा व्हाट इज स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस इक्वेशन, गिब्स एनर्जी इक्वेशन, ये देखने के लिए मैं ये बाद में कवर करूँगा, अभी कवर नहीं करूँगा। तो हेस लॉ, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग हेस लॉ पे जाएंगे। हेस लॉ के पहले हम लोग एक न्यूमेरिकल पे जाएंगे। न्यूमेरिकल जो कि आपके टेक्स्ट बुक के में, मतलब जो आपका नया टेक्स्ट बुक है, वो क्वेश्चन नंबर जो है वो क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर है। जो नए टेक्स्ट बुक का 19 क्वेश्चन नंबर है, और जो पीडीएफ के हिसाब से वो क्वेश्चन नंबर 16 बन जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, नए सिलेबस का क्वेश्चन नंबर 19। ये एक्चुअली थर्मोकेमिस्ट्री के ऊपर डिपेंड है। मुझे क्यों लेना था ये क्वेश्चन, लेने के पीछे एक रीज़न है। क्वेश्चन ये क्यों लेना था, देखो, थर्मोकेमिस्ट्री और अगर हम लोग बॉन्ड एंथैल्पी की बात करते, दोनों में एक ही फ़र्क है फॉर्मूला में। डेल्टा एच का फॉर्मूला है, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला होता है। थर्मोकेमिस्ट्री में होता है वो डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट। ये फॉर्मूला हो जाता है किसका, अगर हम लोग बात करते थर्मोकेमिस्ट्री की, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ये होता है। अगर हम लोग बात करेंगे बॉन्ड एंथैल्पी की, तो बॉन्ड एंथैल्पी की बात करेंगे तो बॉन्ड एंथैल्पी के केस में अगर यही फॉर्मूला अगर बात करेंगे तो ये डेल्टा एच का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो वो फॉर्मूला चेंज होता है जाता है और वो बन जाता है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। क्लियर है कि ये बॉन्ड एंथैल्पी का फॉर्मूला है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग आगे वाला जो पार्ट करेंगे वो रहेगा क्लियर कट, वो रहने वाला है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, क्योंकि हम लोग कवर करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट। थर्मोकेमिस्ट्री का एक छोटा न्यूमेरिकल बचा है, और वो मैंने जानबूझ के रखा था कि आपको मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रिएक्टेंट क्या करना है वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने एक जानबूझ के वो पार्ट रखा था। पहली बात तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, अगर हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करते स्टैंडर्ड एंथैल्पी के, तो उसमें फॉर्मूला होता है डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट, समेशन ऑफ डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट। अगर हम लोग यही अगर बॉन्ड एंथैल्पी की बात करेंगे तो उल्टा हो जाता है, डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी, डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट माइनस डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट। दोनों में और एक फ़र्क है, एलिमेंट रहेगा तो हम लोग उसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी कितनी रहती है, जीरो लेते हैं। अगर एलिमेंट के फॉर्म में रहेगा तो उसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या रहती है, जीरो। हम लोग सिर्फ मॉलिक्यूल के फॉर्म में लेते हैं। तो क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, क्वेश्चन कुछ ऐसे है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH इन अ लिक्विड फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ओके, उन्होंने एक रिएक्शन दिया है ऐसा कुछ, CH3OH in a liquid form plus 3/2 O2 in a gaseous form gives CO2 in a gaseous form plus 2H2O in a liquid form। थर्मोकेमिस्ट्री हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे मास वाला क्वेश्चन है क्या, नहीं, मास वाला क्वेश्चन नहीं है। एलिमेंटल फॉर्म में कुछ है क्या, ये एलिमेंटल फॉर्म में है ये, तो एलिमेंटल फॉर्म को बाजू में कर दिया। उसके बाद हम लोग ने और एक चीज़ देखी थी कि ये होने के बाद
हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी निकालेंगे। अभी उन्होंने और कुछ दिया है, डेल्टा एच नॉट दिया है रिएक्शन का, कितना, -726 किलो जूल पर मोल। ओके, ये दिया गया है। अभी और एक चीज़ दी है, रिएक्शंस दिए, सी जो ग्राफाइट फॉर्म में है, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्राफाइट प्लस O2 in a gaseous form gives what, CO2 in a gaseous form, which is nothing but delta H नॉट। एक कंबशन हो रहा है, ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है। डेल्टा एच नॉट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन इज इक्वल टू -393 किलो जूल पर मोल। उसके बाद और एक दिया है, हाइड्रोजन का कंबशन हो रहा है, वो भी हाफ O2 है, गिव्स व्हाट, H2O इन अ लिक्विड फॉर्म। ओके, डेल्टा एच नॉट कितनी दिए, वो दिए -286 किलो जूल पर मोल। ओके, अभी ध्यान दो, यहाँ पे एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को डायरेक्टली ये वैल्यू दी होती है, हम लोग को पूरा रिएक्शन दिया है। अभी अभी मुझे बताओ, यहाँ पे 2H2 है और यहाँ पे क्या है, H2 है। यहाँ पे 2H2, यहाँ पे क्या है, H2। तो ये इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। यहाँ पे CO2 है, यहाँ पे भी CO2, तो इसको ऐसे ही रख दो। क्लियर है, ऑक्सीजन तो हट गया। ये रिएक्शन का बताइए, ये रिएक्शन, ये क्या है, ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले H2O के इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा। मल्टीप्लाइंग, ये इक्वेशन 1 देता हूँ मैं, इसको इक्वेशन 2 दे दूंगा, इसको इक्वेशन 3 दे दूंगा। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 2, क्या करूंगा, ये 2H2 in a gaseous form plus O2 in a gaseous form gives 2H2O in a liquid form। डेल्टा एच नॉट जो होता है -286 इंटू टू, -286 इंटू टू, ये बनता है -572 किलो जूल पर मोल। ओके, ये बन गया। अभी इसको बोलेंगे इक्वेशन 4। अभी मुझे बताओ ये रिएक्शन की एंथैल्पी है, तो मुझे फॉर्मूला पता है, डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू समेशन ऑफ डेल्टा एच नॉट ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्टेंट, बराबर है। ये प्रोडक्ट का एंथैल्पी कितना है रे, प्रोडक्ट की एंथैल्पी किसकी किसकी है, डेल्टा एच नॉट ऑफ CO2, मैं नीचे लिखता हूँ CO2, डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ किसका, H2O। बट ट्वाइस कर दिया मैंने, ट्वाइस तो पहले ही कर दिया। ये ट्वाइस नहीं करने का रहेगा तो इधर ट्वाइस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ट्वाइस इधर कर दिया तो इधर ट्वाइस करने का जरूरत नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे ट्वाइस करने का जरूरत नहीं है अगर ट्वाइस इधर कर रहे हैं तो। अगर नहीं कर रहे हैं तो इसको रफ कर दो, ऊपर वाले पार्ट को रफ कर दो, यहाँ पे ट्वाइस कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये होने के बाद मुझे बताओ आगे क्या करेंगे, माइनस क्या आएगा, डेल्टा एच नॉट ऑफ वॉट, CH3OH प्लस जीरो। जीरो क्यों, इसका ऑक्सीजन इन एलिमेंटल फॉर्म है। तो मुझे बताओ डेल्टा एच नॉट कितना है इसका, माइनस एच नॉट रिएक्शन का, किसका रिएक्शन का कितना है, -726। डेल्टा एच सी नॉट कितना है, -393। डेल्टा एच नॉट H2O कितना है, बट 286 ट्वाइस है, मतलब कितना, 572 प्लस डेल्टा एच नॉट CH3OH, बराबर है। अगर ये सॉल्व करूंगा तो ये कुछ आता है 965, इसका सॉल्यूशन आता है -726 इक्वल टू, और एक चीज़ डेल्टा एच नॉट जो होता है, डेल्टा एच नॉट जो होता है वो किस में होता है, वो प्लस, एक सेकेंड यहाँ पे माइनस आएगा, ये माइनस यहाँ पे, देखो डेल्टा एच नॉट किस में, माइनस में सारी वैल्यूज, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू माइनस में आनी चाहिए। देखते हैं, ये सॉल्व करूंगा तो ये आएगा कुछ, टोटल आता है 960, एक मिनट, ये आता है 5, 9 और 7, ये आता है 6, और ये आएगा 5389 माइनस डेल्टा एच नॉट CH3OH। ये इधर जाएगा तो डेल्टा एच नॉट CH3OH
माइनस के फॉर्म में 965 उधर जाएगा, वहाँ पे अगर सॉल्व करूँगा 960 जो 965 को वहाँ पे जाके सॉल्व करूँगा तो याद है 239 किलो जूल पर मोल। बट यहाँ पे माइनस से माइनस एन को उधर भेज दो तो आएगा डेल्टा एच नॉट CH3 OH इक्वल टू -239 किलो जूल पर मोल। क्लियर है? पक्का? ध्यान दो, मैं फ़र्क यही बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये क्वेश्चन में या फिर बॉन्ड एंथैल्पी में एक ही फ़र्क है कि बॉन्ड एंथैल्पी का जो क्वेश्चन रहता है, जितने भी बॉन्ड एंथैल्पी के क्वेश्चंस है उसमें हम लोग क्या करते हैं, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, जो भी होता है वो होता है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। बट अगर हम लोग आगे का बात करेंगे, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस की, तो थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस में ये उल्टा हो जाता है। ये क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस क्या, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस व्हाट, रिएक्टेंट। समझ में आ रहा है? ये आपको क्लियर हुआ रहेगा आई होप। तो इसके आगे के क्वेश्चंस के ऊपर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 19 मैंने जानबूझ के क्वेश्चन नंबर 19 को छोड़ दिया था कि क्योंकि आपको वो पता होना चाहिए कि कैसे कर रहा हूँ। अगर मैं मल्टीप्लाई यहाँ पे ट्वाइस नहीं करता तो मैं इधर मल्टीप्लाई बाय ट्वाइस कर दूंगा यहाँ पे। अगर इसको सिंगल फॉर्म में रखता हूँ तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय ट्वाइस करता हूँ। क्लियर है आपको ये वाला पार्ट? आई होप ये क्लियर हुआ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाने के पहले पहले हेस लॉ की थ्योरी देखते हैं, और हेस लॉ की थ्योरी के बाद हम लोग जाएंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर। स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस वाला पार्ट ओमिट हो चुका है, तो उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं हमारी। हम लोग डायरेक्टली जाएंगे हेस लॉ के ऊपर। तो हेडिंग डालो, हेस लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट समेशन। हेस लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट समेशन, हेस लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट समेशन, ये हेडिंग डाल लो। ओके आपको पता रहेगा कि रिएक्शंस हमेशा ना रिएक्शंस ये स्टेप्स के फॉर्मेट में रहते हैं। मतलब कोई चीज़ पहली फॉर्म होती है, कोई चीज़ बाद में फॉर्म होती है, और बाद में मेरा फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। तो रिएक्शंस ये एक सिंगल फॉर्म में नहीं रहते। तो अगर रिएक्शंस की बात करूँगा तो एंथैल्पी जो रहेगी, एंथैल्पी चेंज जो रहेगी वो क्या रहेगी, वो टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और स्टेप्स की एंथैल्पी, इसको मैं ऐड करूँगा तो आंसर सेम आने वाला है। आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। हम लोग देखेंगे हेस लॉ वही बताता है कि आप अगर स्टेप्स में सॉल्व करते हो या फिर उसको टोटली सॉल्व करो, आपका फाइनल आंसर जो होना चाहिए वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ये बताते हैं अपना हेस लॉ। तो हेडिंग डालो, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। ओके, हेस लॉ का क्या क्या करना होता है, सुनो। सेम सेम इसके पहले के रिएक्शंस ही है, बट हम लोग क्या करेंगे उनमें स्टेप्स में रिएक्शन को दिया रहेगा, क्वेश्चन में स्टेप्स में रिएक्शन में दिया रहेगा। मेरा जो फाइनल रिएक्शन है उसको बनाना है, तो एक तो मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करना पड़ता है। देखते हैं क्वेश्चंस आएंगे तभी देखेंगे हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे उनमें, पहले मैं थियरी डिस्कस करूंगा और उसके ऊपर 4 क्वेश्चन से, 3 क्वेश्चन से ये ओल्ड सिलेबस के क्वेश्चन से, और एक क्वेश्चन रहेगा वो नए सिलेबस का क्वेश्चन रहेगा, मतलब अभी का क्वेश्चन रहेगा, ये साल का सिलेबस का क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर आपका शायद से 20 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 न्यू सिलेबस का क्वेश्चन, वो ये साल के सिलेबस में है। और एक बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 कैंसिल हो गए, वो ओमिट हो गए, तो वो स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस के ऊपर डिपेंड है, तो वो पार्ट ओमिट हो चुका है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग चालू कर देंगे हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट एंड समेशन, कांस्टेंट हीट समेशन। तो लिखो, लिखो पहले, the law states that the enthalpy change for a reaction is equal to, the law states that the enthalpy change for a reaction is equal to sum of enthalpy changes of individual steps, sum of enthalpy changes of individual steps in the reaction। पूरे रिएक्शन के एंथैल्पी और इंडिविजुअल स्टेप्स की एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, इज इक्वल टू द सम ऑफ एंथैल्पी चेंजेस ऑफ इंडिविजुअल रिएक्शन। ओके, मैं एग्जाम्पल बता दूंगा आपको कैसे करना है, पहले थियोरी लिख लेते हैं। द एंथैल्पी चेंज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज द सेम रिगार्डलेस of the path by which the reaction occurs, regardless by a path with which the reaction occurs. Hess law is direct consequence. Hess law is a direct consequence of fact that enthalpy is a state function. It is not a path function. It depends upon initial state and final state. तो initial state से final state पहुंचूंगा तो total enthalpy change और steps वाली enthalpy change सेम रहेगी। मतलब मैं अगर बात करता हूँ, मेरी जो reactions है ये इनिशियल है और ये फाइनल है, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप और ये फोर्थ स्टेप।
तो 4 स्टेप्स में जा रहा है, तो 4 स्टेप्स में अगर रिएक्शन कंसिडर करूंगा या फिर इनिशियल और फाइनल स्टेट में करूंगा, बात करूंगा, तो दोनों का एंथैल्पी चेंज क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये बताता है मेरा हेस लॉ। हेस लॉ इज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द fact that enthalpy is a state function. The enthalpy change of a reaction depends only on the initial state and the final state, and does not depend upon the path followed by the and does not depend upon the path followed by the reaction. Again, to determine the overall equation of the reactants and products reactions, reactants and products in the individual steps are added or subtracted like algebraic entities. बताता हूँ मैं कैसे इक्वेशन की तरह हम लोग इसको ऐड करेंगे या फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अभी एग्जांपल लिखता हूँ मैं, एग्जांपल में बताता हूँ, ध्यान दो। मेरे को ये इक्वेशन चाहिए, दो इक्वेशन दिए, 2H2 गैसियस फॉर्म प्लस N2 in gaseous form, N2H4 in a gaseous form, डेल्टा H नॉट पहले स्टेप का, फर्स्ट स्टेप का डेल्टा H नॉट रिएक्शन कितना है, ये रिएक्शन का डेल्टा H नॉट कितना है, 95.4 किलो जूल, ये दिया गया है। उसके बाद सेकेंड जो स्टेप है वो है N2H4 इन अ गैसियस फॉर्म प्लस H2 in a gaseous form gives 2NH3 in a gaseous form। तो डेल्टा H2 नॉट रिएक्शन कितनी है, -187.6 किलो जूल। अभी उन्होंने पूछा रहता है मैं एग्जांपल बताता हूँ, उन्होंने पूछा क्या है, उन्होंने ये पूछा है 3H2 in a gaseous form plus N2 in a gaseous form gives 2NH3 in a gaseous form। ध्यान दो, ये देखो 2NH3 यहाँ पे प्रोडक्ट के साइड पे, वो भी प्रोडक्ट के साइड पे, बराबर है। H2 और ये H2 दोनों मिला के 3H2 बनेगा, बराबर है। ये N2 एज इट इज कहाँ पे, प्रोडक्ट रिएक्टेंट के साइड में, ये NH4 और ये NH4, ये कैंसिल होगा क्योंकि एक प्रोडक्ट के साइड में और एक क्या है, रिएक्टेंट साइड में। अगर इसको यहाँ पे लेकर तो ये माइनस बन जाता है, ये प्लस का क्या बन जाता है, माइनस बन जाता है। तो अगर मैं ये दोनों को ऐड करूंगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये दोनों अलग अलग साइड पे। 2H2 प्लस H2 कितना बनेगा, 3H2। ये N2 एज इट इज गिव्स व्हाट 2NH3 गैसियस। ए मैं इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट नहीं करो, इक्वेशन को ऐड करो, बट ये दोनों अलग अलग साइड में होने की वजह से वो क्या हो गए, सब्ट्रैक्ट हो गए। तो मुझे बताओ, मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं ऐड कर रहा हूँ, तो मुझे बताओ डेल्टा H नॉट ऑफ रिएक्शन कितना रहेगा, टोटल रिएक्शन कितना रहेगा। मतलब ये वाला फॉर्मेशन वाला रिएक्शन है, इसको और इसको ऐड कर रहा हूँ, मतलब क्या आएगा, डेल्टा H नॉट 1 रिएक्शन प्लस डेल्टा H नॉट 2 रिएक्शन, जो कि एडिशन रहेगा 95.4 माइनस 187.6। इसको मैं सॉल्व करूँ तो यह बनेगा 92.2 किलो जूल। आप चेक करोगे आंसर यही है, 92.2 किलो जूल। क्लियर है पक्का। ये होता है हेस लॉ। हेस लॉ में क्या करते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे आने से अच्छा हम लोग दो स्टेप्स में कन्वर्ट करते हैं। दो स्टेप्स अगर दिए रहेंगे तो हम लोग टोटल रिएक्शन का निकाल सकते हैं। तो बैलेंसिंग आनी चाहिए इसमें। क्वेश्चन के साथ हम लोग देखेंगे कि बैलेंसिंग कैसे करना है, क्या करना है, क्वेश्चन के साथ में देखेंगे। आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर हुआ रहेगा। कॉपी कर लो एज इट इज़, ये पूरा कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया, लिखो द सम ऑफ द एंथैल्पी चेंज फॉर द स्टेप 1 एंड स्टेप 2 इज इक्वल टू enthalpy change of overall reaction. The sum of enthalpy change of step 1 and step 2 is equal to enthalpy change for the overall reaction. आगे लिखो application of Hess law. Application of Hess law. लिखो Hess law has been useful to calculate the enthalpy changes for the reaction. Enthalpy change for the reaction with their enthalpies being
नॉट नोन एक्सपेरिमेंटली। अगर हम लोग को पता नहीं रहेगा बट स्टेप्स की एंथैल्पी पता रहेगी तो हम लोग डायरेक्ट ओवरऑल एंथैल्पी निकाल सकते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर हम लोग जाएंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करना है। टेक्स्ट बुक के पीछे का जो अनसॉल्व एग्जाम्पल वो तो सॉल्व करना ही है, बट जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है पिछले साल के सिलेबस के, तो वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। सो पिछले साल के सिलेबस में से मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर क्या है। पिछले साल के सिलेबस में से क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पे तो हम लोगों ने बॉन्ड एंथैल्पी के क्वेश्चन सारे सॉल्व किए गए। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते, पिछले साल के सिलेबस का क्वेश्चन नंबर 15 है हमें, ओल्ड सिलेबस क्वेश्चन नंबर 15। ओके ध्यान दो, उन्होंने बोला है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन ऑफ 2 कार्बन ग्राफाइट प्लस 3H2 gaseous gives C2H6 gaseous। इसका मुझे स्टैंडर्ड एंथैल्पी निकालनी है, मतलब डेल्टा एच नॉट निकालना है इसका, बराबर है। उन्होंने स्टेप्स दिए, स्टेप्स क्या दिए देखते हैं। पहली स्टेप दिए C2H6 gaseous प्लस 7/2 O2 7/2 O2 gaseous gives 2CO2 gaseous प्लस 3H2O लिक्विड, और वहाँ पे डेल्टा एच दिया है, डेल्टा एच नॉट दिया है, ये पहले स्टेप का -1560 किलो जूल। सेकेंड स्टेप जो है वो है H2 गैशियस प्लस हाफ O2 गैशियस गिव्स H2O लिक्विड, और ये डेल्टा एच नॉट दिए सेकेंड स्टेप की -258.8 किलो जूल। थर्ड स्टेप है C ग्राफाइट प्लस O2 गैशियस गिव्स CO2 गैशियस, डेल्टा एच नॉट की वैल्यू दी है -393.5 किलो जूल। ओके ध्यान दो, ये मेरा मेन रिएक्शन है, ये मेरा मेन रिएक्शन है। पहले सबसे पहले देखो ग्राफाइट है, ग्राफाइट है, पर ग्राफाइट कितना है, ट्वाइस है, तो इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। यहाँ पे H2 है, यहाँ पे H2 है, बट यहाँ पे सिर्फ H2 है, तो मैं इस इक्वेशन को भी क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगा। C2H6 से C2H6 से ये एज इट इज है, बट C2H6 कहाँ पे, रिएक्टेंट की तरफ है, ये C2H6 कहाँ पे, प्रोडक्ट की सॉरी ये C2H6 कहाँ पे, प्रोडक्ट की तरफ है, ये C2H6 कहाँ पे, रिएक्टेंट की तरफ है। मतलब क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, उल्टा मतलब इस टर्म को यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। क्लियर है मैं क्या बता रहा हूँ। तो एक एक स्टेप्स को हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले C2H6 जो है वो यहाँ पे, मतलब ये वाले रिएक्शन को उल्टा करूंगा। ये जब भी रिएक्शन को रिवर्स करते तो एंथैल्पी क्या होता है, एंथैल्पी क्या होता है, एंथैल्पी की साइन क्या होती है, चेंज होती है। तो क्या बताओ मेरे को, बताओ ये क्या होगा, ये बनेगा कुछ ऐसे। C2H6 मेरे को क्या करना है, रिएक्टेंट पे लाना है, ये कहाँ पे, प्रोडक्ट के साइड पे, सॉरी C2H6 कहाँ पे लाना है हम लोग को, प्रोडक्ट की साइड पे लाना है, ये कहाँ पे, रिएक्टेंट के साइड पे। तो उसको उल्टा करूंगा, इक्वेशन 1 को उल्टा करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, रिवर्सिंग इक्वेशन 1 लिखेंगे हम लोग। क्या, पहले ये कॉपी कर लो, इधर तक कॉपी कर लिया आप लोगों ने, उसके बाद लिखो, पॉज करके कॉपी कर लो, उसके बाद लिखो रिवर्सिंग इक्वेशन 1। मैं लिख रहा नहीं यहाँ पे क्योंकि फिर वो बहुत घिचमिट हो जाएगा। रिवर्सिंग इक्वेशन 1 वी गेट, रिवर्सिंग इक्वेशन 1 वी गेट ऐसे रहेगा 2CO2 प्लस 3H2O, ये गैशियस ये लिक्विड, गिव्स व्हाट, C2H6 गैशियस प्लस 7/2 O2 गैशियस। डेल्टा एच नॉट कितना आएगा, माइनस का बनेगा प्लस, मतलब 1560 किलो जूल। ये पहला हो गया। H2 कितना चाहिए, H2 देखो कहाँ पे, ये है रिएक्टेंट की तरफ, ये भी कहाँ पे, रिएक्टेंट, तो इसको उल्टा करने का जरूरत है क्या, नहीं, पर इधर 3 है तो यहाँ पे कितना है, 1 है, तो मैं मल्टीप्लाई क्या करूँगा, 3 से मल्टीप्लाई करूँ, तो ये बनेगा
इसके बाद ये स्टेप लिखा आपने, ये स्टेप, ये माइनस का प्लस क्यों है पता है ना, रिएक्शन को उल्टा किया इसलिए माइनस का प्लस आ गया। आगे क्या लिखोगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/3, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/3। तो इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगा, 3H2 गैशियस प्लस 3/2 O2 O2 गैशियस गिव्स H2O बट किस में, 3 लिक्विड, डेल्टा H0 कितना रहेगा, 258.8 मल्टीप्लाई बाई 3 मतलब क्या आएगा, -3 इंटू 258.8, इसको ऐसे ही रखते किलो जूल। ये हो गया। यहाँ पे ट्वाइस ग्राफाइट है कौन से, रिएक्टेंट की साइड में, ये भी ग्राफाइट रिएक्टेंट, इसको उल्टा करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 2 से। तो ये बनेगा, इसके बाद ये इक्वेशन के बाद लिखो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/2 कितना आएगा, 2C ग्राफाइट प्लस 2O2 ग्राफाइट गिव्स 2CO2 कितना, गैशियस। यहाँ पे डेल्टा H0 कितना आएगा, -2, क्योंकि ट्वाइस किया ना तो मल्टीप्लाई बाय ट्वाइस करेगा, 393.5 किलो जूल। ओके, अभी ऐड करके देखते हैं, सारे इक्वेशन को ऐड करके देखते हैं। अगर ऐड करूंगा तो देखो, ये CO2 है और यहाँ पे 2CO2 है, ये दोनों अलग अलग इस पे है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर है। ये O2 है, 3/2 O2, ये 2/2 है, ये 3/2 प्लस 3/2 प्लस 2, 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 7, 7/2 O2। तो 7/2 O2 कहाँ पे, रिएक्टेंट की तरफ है, और प्रोडक्ट पे 7/2 O2 है, क्या है 7/2 O2, तो ये पूरा O2, ये O2 और ये O2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, बराबर है। और कुछ कैंसिल होगा क्या, होगा H2 यहाँ पे 3H2 और यहाँ पे H2 है, तो ये भी क्या हो गया, कैंसिल। अभी मैं ऐड करता हूँ, देखो 3H2 in a gaseous form, 3H2 in a gaseous form, 2 carbon in a graphite form, 2 carbon in a graphite form gives, बाकी सब कैंसिल हुआ, बचा क्या, C2H6 in a gaseous form, C2H6 in a gaseous form। मतलब हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा H01, डेल्टा H02, डेल्टा H03, उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो टोटल डेल्टा H0 ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा, डेल्टा H01 प्लस डेल्टा H02 प्लस डेल्टा H03, डेल्टा H01 कितने हैं, 1560 माइनस डेल्टा H02, माइनस क्यों है पता है ना, ये डेल्टा H02 का ही वैल्यू माइनस है, ये प्लस क्यों है, क्योंकि इसको उल्टा रिवर्स किया था अपन ने, 3 इंटू 258.8 माइनस 2 इंटू 393.5, सबको एक बार हम लोग मल्टीप्लाई करते कितना आता है देखते हैं, सॉल्व कर लेंगे डायरेक्टली, 1560 माइनस 3 इंटू 258.8 माइनस 2 इंटू 393.5, एक सेकेंड, ओके, आंसर 84.4 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, एक मिनट मैंने उल्टा कर दिया, नहीं बराबर है, ओके 3H2 2 कार्बन बराबर है CO2, ओके एक सेकेंड, हाँ, -393.5 -3 इंटू 258.8, एक सेकेंड मेरे को चेक करने दो कहाँ पे गड़बड़ हो गया है स्लो ना, ओके 3 इंटू 258, 3 इंटू 258, एक सेकेंड, एक एक को सॉल्व करते, 3 इंटू 258.8, ये आता है 7
एक मिनट, एक मिनट। क्वेश्चन सेकेंड बाय थर्ड, 258.8 मल्टीप्लाई बाय 3, यह था 776.4, और एक सेकेंड ना, 393.5 मल्टीप्लाइड बाय 2, यह था 787। ओके, इसका 787 बराबर है, ये इसका कुछ 3 इंटू 258.8। ओके, एक सेकेंड, ये जो आएगा 1560 माइनस 776.4 माइनस माइनस 787, मतलब ये आता है 2 इंटू 393.5, ये आता है 787। तो हम लोग ऐड करेंगे 776.4, ओके, माइनस 1560, यह था 3.4 किलो जूल। ओके, तो ये लोग ने कुछ गलत किया है, यहाँ पे 84.4 लिखा है, जो कि गलत है, जो कि गलत है। जो कि गलत है, क्योंकि वापस एक बार चेक करता हूँ मैं, वापस एक बार, क्योंकि थोड़ा गलत हो गया। यहाँ पे 258 मल्टीप्लाई, ओके 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 ओके, एक सेकेंड, मैंने गलती कर दिया, यहाँ पे 285 है, 285.8 है, यहाँ पे भी 285.8 है। ओके, तो यहाँ पे 285.8 रहेगा। ओके, अभी चेक करते, 285.8 इंटू 3, ओके, ये आ रहा है 857.4। ओके, इसको सॉल्व करेगा तो आता है 84.4 आ रहा है इसमें। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये आता है 84.4, बट ये पॉजिटिव में आ रहा है शायद से। पॉजिटिव में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पॉजिटिव में आ रहा है। तो इसकी वैल्यू जो है 84, एक सेकेंड में सॉल्व ही कर देता हूँ, 1560 माइनस 857.4, अरे यार क्या कर रहा हूँ, 857, पागल हो गया, माइनस 857.4 माइनस 787। ओके, ये माइनस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है 84.4 किलो जूल। मैं गड़बड़ कर दिया, मैं 258 लिख दिया, 285 की जगह पे 258 लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 15, आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा। क्या किया मैंने, इस इक्वेशन को रिवर्स कर दिया, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय, इसको रिवर्स क्यों नहीं, क्योंकि ये प्रोडक्ट के रिएक्टेंट के साइड में ही है, तो उसको रिवर्स करने का जरूरत नहीं, और डायरेक्टली इक्वेशन को क्या कर दिया मैंने, ऐड कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 15 को यहाँ पे ही खत्म कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे जाते हैं। यार ये फुकट का 10 मिनट ले लिया इसने। क्वेश्चन इजी था, बट वो 285 की जगह पे 258 लिख दिया मैंने, हो जाता है यार। एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 20 पे जाएंगे यार, अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है कि गिवन द फॉलोइंग इक्वेशन कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। ओके, तो उन्होंने बोला है 2Fe इन अ सॉलिड फॉर्म प्लस 3/2 O2 in a gaseous form gives Fe2O3 सॉलिड फॉर्म। पूछा है डेल्टा एच नॉट, पूछा है रिएक्शन का। अभी पहली स्टेप जो दी है वो है 2 एल्यूमिनियम सॉलिड फॉर्म प्लस Fe2O3 इन अ सॉलिड फॉर्म गिव्स 2Fe इन अ सॉलिड फॉर्म प्लस
Al2O3 in a solid form, delta H naught दिया है -847.6 किलोजूल. सेकेंड 2Al solid form plus 3/2 O2 in a gaseous form gives Al2O3 in a solid form और डेल्टा H नॉट दिया है कितना -1670 किलो जूल. ओके, Fe2O3 वाला पूछा है, ये वाला पूछा है मेरे को, और ये दो चीज़ें दी गई है. एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले करेंगे Fe2O3 बोला गया है वो कौन से साइड में, रिएक्टेंट के साइड में, वो प्रोडक्ट के साइड में, और ये कहाँ पे, रिएक्टेंट के साइड में. तो इस इक्वेशन को मैं क्या करूँगा, उल्टा कर दूंगा. अगर इस इक्वेशन को मैं उल्टा करूँगा तो रिवर्सिंग, ये लिखने के बाद लिखो रिवर्सिंग इक्वेशन 1 वी गेट, रिवर्सिंग इक्वेशन 1 वी गेट, यहाँ पे आएगा 2Fe इन अ सॉलिड फॉर्म plus Al2O3 in a solid form gives 2Al in a solid form plus Fe2O3 in a solid form. डेल्टा एच, मैं डेल्टा एच लिखता हूँ क्योंकि उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, डेल्टा एच लिखने का जरूरत नहीं है. 3O2 कहाँ पे चाहिए मेरे को, रिएक्टेंट के साइड चाहिए, तो 3O2 यहाँ पे ही है, तो वैसे ही रखो इसको. तो मैं क्या करूँगा अभी, इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड को ऐड करूँगा, देखते क्या होता है. देखो इक्वेशन सेकंड में Al2O3 कहाँ पे, राइट हैंड साइड में है, और इसमें कहाँ पे, लेफ्ट हैंड, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर है. उसके बाद Al यहाँ पे और Al यहाँ पे, बराबर है. अभी दोनों को ऐड करो, दोनों रिएक्शन को ऐड करूंगा तो क्या आएगा, देखो 2FeS 3O2 गैशियस, 3O2 गैशियस, Fe2O3 समझ में आ रहा है. इसको मैंने उल्टा किया तो इसलिए डेल्टा H नॉट कितना हो गया, इसका माइनस का प्लस, मतलब प्लस 847.6 किलो जूल. इसको इक्वेशन 3 दे दो, तो एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कर दिया तो डेल्टा H नॉट ऑफ रिएक्शन कितना रहेगा, -1670 माइनस नहीं सॉरी प्लस आएगा इसका 847.6. मैं चेक करता हूँ कितना आ रहा है, 1670 -847.6, ये आता है -822.4, ये आता है -822.4 किलो जूल. ये डेल्टा H नॉट ऑफ रिएक्शन. क्लियर है क्या. देखो Fe2O3 रिएक्टेंट के साइड में, मेरे को एक्चुअल इक्वेशन में कहाँ पे चाहिए, प्रोडक्ट, तो इसको रिवर्स कर दिया, बाकी सब अपने आप कैंसिल. देखो 3O2 है, 3O2 है, F2Fe है तो 2Fe इधर आने वाला था, तो वो तो सॉल्व हो जाएगा आराम से. क्लियर है ये क्वेश्चन आपको, आई होप ये क्वेश्चन बराबर से क्लियर हुआ रहेगा. क्वेश्चन नंबर क्या था, 16 था, ओल्ड सिलेबस का क्वेश्चन नंबर 16. अभी हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के सिलेबस के लास्ट क्वेश्चन पे जाएंगे. अपने को जो एंथैल्पी वाला पार्ट नहीं है, इसलिए हम लोग एंथैल्पी वाला पार्ट डिस्कस नहीं कर रहे. एंथैल्पी नहीं, एंट्रोपी वाला पार्ट डिस्कस नहीं कर रहे, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस के पार्ट डिस्कस नहीं कर रहे, हम लोग गिब्स एनर्जी इक्वेशन को डिस्कस नहीं कर रहे. तो उसके क्वेश्चन ओमिट होने की वजह से पिछले सिलेबस में ऑलमोस्ट उसके कुछ 7 या 8 क्वेश्चन थे पिछले सिलेबस के, तो वो भी मैं लेने वाला था, बट अभी ये ओमिट हो गया तो अपने लिए थोड़ा सा और आसान हो गया. बट जिसको चाहिए रहेगा तो मैं सिलेबस के बाद, मतलब ये कंप्लीट होने के बाद थोड़ा फिजिक्स को भी कवर कर लेते, फिर उसके बाद गिब्स एनर्जी इक्वेशन और स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस में पढ़ा दूंगा, प्रॉब्लम नहीं उसमें. ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिलेबस. तो लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते आते, मुझे बताओ क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 ना शायद से, क्वेश्चन नंबर 20, और टेक्स्ट बुक का PDF का क्वेश्चन नंबर 17 बन जाता है. ओके, मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ. डेल्टा H ऑफ रिएक्शन पूछा है, रिएक्शन दिया गया है H2B4O7 in a solid form plus H2O in a liquid form gives 4HbO2 in a aqueous form. ओके, कैसे कैसे दिया देखते, 2HbH3BO3
एक्वस, ये पहला स्टेप दिया है, गिव्स B2O3 इन अ सॉलिड प्लस 3H2O इन अ लिक्विड, डेल्टा H नॉट दिया है 14.4 किलो जूल पर मोल इनवर्स, किलो जूल पर मोल लिख दो, मल्टीप्लाई भी नहीं किया मैंने। फर्स्ट स्टेप ये मेरे को रिएक्शन पूछा है, इसका डेल्टा H नॉट पूछा है। आगे दिया है H3BO3 aqueous gives HbO2 aqueous plus H2O liquid, डेल्टा H नॉट दिया है -0.02 किलो जूल मोल इनवर्स, या फिर किलो जूल पर मोल। उसके बाद दिया है H2B4O7 सॉलिड गिव्स 2P2, एक मिनट, P2 नहीं रहेगा, ये B2 है, टेक्स्ट बुक में चेंज कर लो, B2 है वो, B2O3 है। मैं वापिस बता रहा हूँ, तीसरे स्टेप में जो P2 अगर लिखा रहेगा आपके टेक्स्ट बुक में तो वो लिखो B2O3 प्लस सॉलिड फॉर्म में प्लस H2O लिक्विड फॉर्म में, और डेल्टा H नॉट दिया है कितना 17.3 किलो जूल पर मोल। ओके, इक्वेशन नंबर इसमें P2 जी है दिया है, उसको एक जगह पे क्या आएगा B2O3 आएगा। ओके, ध्यान दो, हम लोग क्या करना है, देखो सबसे पहले H2B4O7 इसको लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, मतलब उसको प्रोडक्ट के साइड में रखना है, सॉरी रिएक्टेंट के साइड में रखना है, रख दिया एज इट इज। ओके, ये एज इट इज यहाँ पे ही रहेगा। अभी HbO2 यहाँ पे, इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, बट इसको रखना है कहाँ पे, राइट हैंड साइड में ही। तो राइट हैंड साइड में रखेंगे मतलब इसको रखेंगे प्रोडक्ट के साइड में, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 4 तो करेंगे, देखो 4 है तो मल्टीप्लाई बाय 4 तो करेंगे, बट इसको यहाँ पे ही रखेंगे, बराबर है। अभी मुझे पूछा क्या है, मुझे पूछा गया है H2O चाहिए, H2O बराबर है। अगर मैं इसको यहाँ पे ही रख देता हूँ और H2O को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको ये वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो देखते क्या आता है H3BO3 इसको 4 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो इससे भी, इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। अगर मैं 3 2 6 आता है यहाँ पे H2O और H2O सब्ट्रैक्ट करते, देखते हैं अपन क्या करना है, देखते सॉल्व करते, हो जाएगा आराम से। ओके, ध्यान दो, मैं एक चीज़ को बराबर से कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको वैसे ही रख देंगे, बराबर है, इसको वैसे ही रख दिया, तो इक्वेशन थर्ड तो वैसे ही रहेगा। उसके बाद HbO2 मतलब 4 टाइम्स है, तो 4 टाइम्स से तो इधर मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा, तो इक्वेशन नंबर ये रिएक्टेंट के साइड में ही होना चाहिए, सॉरी प्रोडक्ट के साइड में ही होना चाहिए, तो इसको ऐसे ही रखेंगे, बट मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे, 4 करेंगे। तो मल्टीप्लाई बाय करूँगा तो क्या करूँगा मैं, ये लिख लो, पहले लिखो इक्वेशन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 4, सबसे पहले 4 से मल्टीप्लाई तो ये आएगा 4H3BO3 aqueous gives 4HbO2 aqueous, एक सेकेंड, बराबर है, प्लस 4H2O लिक्विड, और डेल्टा H नॉट जो होगा वो भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, मतलब कितना -0.08 किलो जूल पर मोल। ये हो गया पहला वाला पॉइंट, मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 4। ओके, अभी मुझे बताओ यहाँ पे B2O3 ऐसे ही यहाँ पे बराबर है, H3BO3 यहाँ पे था, इसको मल्टीप्लाई 4 किया, तो उसको कैंसिल करने के लिए ये H3BO3 उधर जाएगा, बट यहाँ पे ट्वाइस है, तो इधर क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बाय 4 करूँगा, तो इक्वेशन, रिवर्सिंग इक्वेशन, इसके बाद लिखो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा इक्वेशन 2 को, अभी लिखो रिवर्सिंग इक्वेशन
वन, रिवर्सिंग इक्वेशन 1 एंड मल्टीप्लाइंग इट बाय 2। रिवर्स करने के बाद क्या आता है देखते हैं, पहले रिवर्स कर लेते हैं। B2O3 सॉलिड प्लस 3H2O लिक्विड गिव्स 2H3BO3। ओके, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2, तो मल्टीप्लाई किससे करेगा, 2 किया, तो इधर मल्टीप्लाई बाय 2 किया, 3 2 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4। ये किस में, एक्वस में। अभी मल्टीप्लाई किससे किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से करेंगे, तो डेल्टा एच नॉट क्या आएगा, ध्यान दो यहाँ पे 14.4 है प्लस में, बट इसको रिवर्स किया तो ये किस में जाएगा, देखो ना इधर का ये वाला टर्म यहाँ पे गया है और बाद में मल्टीप्लाई बाय 2 किया, तो रिवर्स किया मतलब माइनस तो होएगा, और इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो होगा 28.8 किलो जूल पर मोल। ये क्लियर हुआ सेकंड, ये वाला स्टेप सबको क्लियर है। अभी H2B4O7 एज इट इज इधर, ये कहाँ पे रिएक्टेंट की साइड, तो उसको वैसे रखो, तो क्या आएगा H2B4O7 solid gives 2B2O3 plus H2O in a liquid, ये solid। डेल्टा एच नॉट क्या बनता है, 17.3 किलो जूल पर मोल। ओके, अभी ध्यान दो, सेम सेम चीज़ को हटा देते, तो ये वाला सेम चीज़ है, यहाँ पे 4 है, ये वाला 4 है, ये वाला 4 है, 2 2 ज़ा 4। ओके, यहाँ पे 2 था ना, यहाँ पे 2 था, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 4। ओके, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल, बराबर है। अभी बताओ और कौन सा कैंसिल होगा, B2O3 और B2O3 गया, ये आएगा 6H2O 4H2O प्लस H2O 5H2O, तो 6H2O में से 5H2O गया, तो ये क्या होगा, ये H2O, ये H2O गया और ये H2O जाएगा, तो बचेगा कितना, H2O सिर्फ। देखो ना, ये 4 + 1 राइट हैंड साइड में 5 और यहाँ पे कितना है 6 है, तो ऐड करूँगा तो कितना 6 बचेगा, कितना H2O। देखो H2B4O7 H2B4O7 H2O बच गया, H2O बच गया, बाद में 4HbO2 4H, बाकी का सब चला गया। देखो तो हम लोग ऐड करेंगे सबको, तो क्या आएगा H2B4O7 H2B4O7 इन अ सॉलिड फॉर्म प्लस बचा हुआ H2O, समझ में आ रही है, 6H2 है, यहाँ पे 4 + 1 5, 6 - 5 बचा H2, गिव्स व्हाट 4HbO2। अगर मैं ऐड करता हूँ सारे इक्वेशन को, तो डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू डेल्टा एच नॉट ऑफ फर्स्ट स्टेप, डेल्टा एच नॉट ऑफ सेकेंड स्टेप प्लस डेल्टा एच नॉट ऑफ थर्ड स्टेप। डेल्टा एच नॉट ऑफ फर्स्ट स्टेप कितना है, 0.08 प्लस माइनस 28.8 प्लस 17.3। मैं करता हूँ सॉल्व इस पे कैलसी पे डायरेक्टली, कितना आता है देखते हैं। 0.08, ये माइनस में है, माइनस अरे यार माइनस ओके 0.08 प्लस 28.8, अरे यार स्विच ऑफ हो गई। ओके, माइनस 0.08 माइनस 28.8 प्लस 17.3, ये फाइनल आंसर देगा 11.58 किलो जूल बट नेगेटिव में। क्लियर है, फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, उसमें कैलसी तो बंद हो गया, तो डायरेक्टली सॉल्व करोगे तो माइनस 11.58 आएगा आंसर। देखो क्या कर रहे हैं, ये रिएक्शन था, 3 रिएक्शन दिए गए थे, 3 रिएक्शन दिया था, इसको तो लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, तो उसको वैसे ही रख दिया H3BO3। अभी उसके बाद HbO2, देखो यहाँ पे HbO2, इसको भी वैसे ही रखा है बट मल्टीप्लाई बाय 4 किया, देखो ये मल्टीप्लाई बाय 4 किया, लिख दिया 4। अभी ये H3BO3 यहाँ पे 4 टाइम्स और H3BO3 यहाँ पे इक्वेशन में है क्या, नहीं, तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, तो ये सब्ट्रैक्ट होगा इधर का, देखो ना ये H3BO3 और उल्टा किया हुआ H3BO3 कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ पे 4 था, तो इधर भी मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये 2 2 ज़ा 4, तो 4 बन गया। देखो इसको
उल्टा किया, प्लस का माइनस हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2 किया, 14.4 का मल्टीप्लाई 28.2 और बाद में ऐड किया। क्लियर है सबको? सबको ये पार्ट क्लियर हुआ रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग हेस लॉ खत्म कर रहे हैं और पूरा थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे मैं डिक्लेयर करता हूँ कि थर्मोडायनेमिक्स अपना ख़त्म हो चुका है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है वही कवर कर लेंगे। थोड़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट कवर करते थोड़ा फिजिक्स को थोड़ा बूस्ट कर देंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स उड़ा देंगे। बहुत सारे टॉपिक्स में, बड़े टॉपिक्स में से मेजॉरिटी पार्ट निकाला गया है। फिजिक्स में रोटेशनल डायनेमिक्स और अगर मैं बात करूंगा ऑसिलेशन की तो ज़्यादा कुछ डिलीट नहीं हुआ है, तो इतना कंसर्न नहीं है अपना, क्योंकि अपना कुछ टाइम वेस्ट नहीं हुआ उसमें। तो वो बराबर उतना जितना पार्ट था उतना बराबर से। रोलिंग मोशन का डिलीट हुआ है, स्पीयर ऑफ डेथ डिलीट हुआ है शायद से, और ग्राफिकल मेथड जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम वो वाला डिलीट हो गया है। बाद में रेफरेंस सर्कल मेथड डिलीट हुआ है और वाइब्रेशन वाला पार्ट डिलीट हुआ है। तो ये छोटे मोटे पार्ट डिलीट हुए, रेजोनेंस वाला पार्ट डिलीट हो चुका है। तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे अपन ने करंट इलेक्ट्रिसिटी सॉरी केमिकल थर्मोडायनेमिक्स खत्म कर चुके हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी के पास बढ़ेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो लास्ट का 2-3 लेक्चर्स है वो खत्म कर देंगे और उसके बाद हम लोग एटम्स मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियाई पे जाएंगे। एटम्स मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियाई बहुत छोटा चैप्टर है, फटाफट हो जाएगा। तो छोटा चैप्टर्स पे जाएंगे, एक हफ्ते भर में खत्म कर देंगे वो चैप्टर को। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलो, दोस्तों के साथ शेयर करो, नए हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को, थोड़ा चैनल ग्रो होने दो प्लीज़ गाइस। तो अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद करंट इलेक्ट्रिसिटी के फ्यू क्वेश्चन, जहाँ पे पोटेंशियोमीटर में एप्लीकेशन 2 पे रुकाया था, एप्लीकेशन 3 के आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।